दोस्तों जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की परीक्षा पर पकड़ नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है और ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस जीके सीरीज में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के रहेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है खसाबा दादा साहब जादव, इनको केडी जादव के नाम से जाना जाता है, ये कौन थे? तो दोस्तों जो केडी जादव हैं ये पहलवान थे। कौन थे? पहलवान थे। और केडी जादव की प्रसिद्धि का हम कारण जान लेते हैं। दोस्तों जो केडी जादव हैं ये भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विजेता थे। ठीक है, इन्होंने 1952 में फिनलैंड के हेलसिंकी में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो देखिए दोस्तों 18 वर्ष की आयु पर वोटिंग का पहली बार प्रयोग जो है ये किया गया था 1989 के आम चुनाव पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि वोट करने की एज पहले कितनी होती थी? तो वोट करने की एज पहले 21 वर्ष होती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हुआ 61वां संविधान संशोधन, और ये जो 61वां संविधान संशोधन है ये 1989 में हुआ था। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट करने की एज है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो 1989 में जो पहली बार आम चुनाव हुए थे, ठीक है, तो जो नवयुवक थे इनकी वोट करने की एज कितनी थी? 18 वर्ष थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर थर्ड क्वेश्चन, हिंदवा धर्मधारक शीर्षक देकर किस मराठा शासक का राज्याभिषेक किया गया था? दोस्तों हिंदवा धर्मधारक शीर्षक देकर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो 1674 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों फिश का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ये किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, मछली भारत में मछली उत्पादन के संबंध में या फिर मछली पालन के संदर्भ में सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है गुजरात, और जो केरल है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों जो लोकटक झील है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, और दोस्तों जो केवल लामजाओ नेशनल पार्क है ये लोकटक झील में ही स्थित है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, देवताओं की भूमि किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों देवताओं की जो भूमि है ये कहा जाता है उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड राज्य को देवताओं की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमत महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इंपोर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों हेमस महोत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और देखो दोस्तों एक और चीज आपको याद रखना है कि जो हेमस नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग नहीं हुए थे तो हेमस नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित था, और ये महोत्सव भी कहाँ पर आयोजित होता था? तो ये भी जम्मू कश्मीर में आयोजित होता था। इसलिए आपको याद रखना है अब ये महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, और हेमस नेशनल पार्क जो है ये भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हेमस महोत्सव जो है ये गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो देखो दोस्तों जो औरंगजेब था, ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने शाही दरबार में संगीत गायन, ठीक है, संगीत गायन और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ध्यान रखना जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उनके बजाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। ठीक है, संगीत गायन पर लगाया था और नृत्य पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन संगीत वाद्य यंत्रों पर औरंगजेब ने प्रतिबंध नहीं लगाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? दोस्तों हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है इसको शिवालिक हिल्स कहा जाता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको चुरिया हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शिवालिक हिल्स या फिर चुरिया हिल्स कहा जाता है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को।
नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रबी मौसम और खरीफ मौसम के बीच का एक छोटा सा मौसम क्या कहलाता है। तो दोस्तों रबी मौसम और खरीफ मौसम के बीच के एक छोटे से मौसम को जायद का मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद का मौसम कहते हैं। दोस्तों जायद की फसलें जो हैं ये गर्मी के मौसम में होती हैं, ठीक है, और ये मार्च से जून के बीच में उगाई जाती हैं। जायद की प्रमुख फसलों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जायद की प्रमुख फसल कौन कौन सी होती हैं? तो जायद की प्रमुख फसल होती है जूट, ठीक है, और कौन सी होती है? कपास होती है, और खरबूज होती है, और तरबूज होती है, और ककड़ी। ये जो फसलें हैं ये जायद की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त के द्वारा स्रावित होता है और हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो एड्रीनलिन हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करता है? ये ब्लड से रिलीज होता है, ठीक है, और जो हमारी हार्ट बीट है इसको कंट्रोल करता है। इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन जो है ये तनावपूर्ण स्थिति या फिर आपातकालीन स्थिति के दौरान रिलीज होता है, इसलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। फैक्ट के रूप में सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इसको फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, या फिर इसको लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन जो है ये हृदय की स्पंदन दर को बढ़ा देता है और त्वरित डिसीजन यानी कि क्विक डिसीजन लेने में शरीर की मदद करता है, ठीक है। एड्रीनलिन हार्मोन के कई और महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों। ये जो हार्मोन है हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है, और जो फेफड़ों के पासिंग एयर होते हैं, ठीक है, इनको एक्सपेंड कर देता है, ठीक है, और जो हमारी आँख की पुतली हैं ये भी बढ़ जाती हैं इसी हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो बंगाल सती अधिनियम 1829 था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। दोस्तों एक और यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला था। तो दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है ये एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो छिपी हुई बेरोजगारी है ये अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। यदि सपोज कीजिए कि किसी के पास 4 बीघा का खेत है, ठीक है, और वो 5 भाई हैं, ठीक है। 5 भाई में से यदि कोई एक भाई अकेला इस खेत को करता है तब भी जो फसल है ये 10 बोरे निकलते हैं, ठीक है, और 5 भाई मिलके यदि इस खेत को करते हैं, जोतते हैं, तब भी लगभग 10 बोरे फसल ही इस खेत में निकलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता तो शून्य हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इसमें श्रम 5 लोगों का लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठीक है, लेकिन श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है यानी कि श्रम के अकॉर्डिंग ज्यादा उत्पादकता होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही ना। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता कैसी हो रही है? शून्य हो रही है। एक अकेला कर रहा था तब भी उतनी ही फसल निकल रही थी, 5 मिलके कर रहे हैं तब भी लगभग उतनी ही फसल निकल रही है, ठीक है। इससे क्या होगा? तो भूमि पर जनसंख्या का अतीत दबाव पड़ता है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण वही है कि ये बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए देखने के लिए मिलती है कि भूमि पर जनसंख्या का अतीत दबाव होता है, ठीक है। 5 भाई हैं, ठीक है, खेत इतना ही है, ठीक है, तो 5 भाई इस खेत में लगे हुए हैं, जबकि काम एक भाई अकेला भी कर सकता है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये अकबर के शासनकाल में हुई थी। अकबर के शासनकाल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अकबर का शासनकाल जो है ये 1556 से लाकर 1605 तक चला था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। तो किसके शासनकाल में की गई थी? अकबर के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में ताशकंद समझौता हुआ था। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 युद्ध हुए हैं।
एक हुआ था 1947 में, दूसरा हुआ था 1965 में, तीसरा हुआ था 1971 में और चौथा हुआ था 1999 में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों भारत पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसके बाद में दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। समझौता कब हुआ था? समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, डेट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये समझौता जो है ये ताशकंद में एक शांति समझौता हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको ताशकंद समझौता कहा जाता है, ठीक है। जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है, याद रखना। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965, इसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला महाकाव्य की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कमला महाकाव्य की रचना की थी वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। वी.डी. सावरकर कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। और दोस्तों ये जो कमला महाकाव्य है ये परीक्षा में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इस महाकाव्य की रचना वी.डी. सावरकर ने अंडमान जेल के अंदर, कहां पर? अंडमान जेल के अंदर और जेल की दीवारों पर की थी, ठीक है, इसलिए पूछा जाता है कमला महाकाव्य के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैंकों में जो चेक और ड्राफ्ट होते हैं इनमें प्रयोग किया जाता है MICR यानी कि माइकर कोड का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये माइकर कोड है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसमें 9 डिजिट होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माइकर कोड में, ठीक है। कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट हैं, ठीक है। दोस्तों जो 1 से 3 तक डिजिट होते हैं यानी कि जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं ये जो है ये शहर का नाम और इलाके का नाम बताते हैं, ठीक है। और जो 4 से 6 तक के बीच के डिजिट होते हैं ये बैंक के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद 7 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं ये बैंक ब्रांच कोड की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों अभिनव भारत समिति जो है इसकी स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। और इसकी स्थापना करने में इनका साथ किसने दिया था? इनके भाइयों ने। इनके भाई कौन कौन से थे? तो एक तो गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, और दूसरे कौन से थे? तो दूसरे थे नारायण दामोदर सावरकर, ठीक है। और अभिनव भारत समिति की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ उपलब्ध है? दोस्तों जो प्राचीन भारत में 16 महाजनपदें थीं इनका उल्लेख जो है ये अंगुत्तर निकाय में देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय क्या है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो अंगुत्तर निकाय है यह महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो दोस्तों तारिक ए मुबारक शाही इसके लेखक थे याहिया सरहिंदी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याहिया सरहिंदी जो हैं दोस्तों ये सैयद वंश के एक शासक थे मुबारक शाह, ठीक है। तो ये मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 22 क्वेश्चन साइसर एरिटिनम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों साइसर एरिटिनम जो है ये चना का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चना एक दलहन फसल है, आपको पता होगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थान, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं कई ऐसी जगहों को भारत का स्विट्जरलैंड कहने लगते हैं। तो कुछ 4-5 ऐसी जगहें हैं जिनको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों। उस स्थान का नाम है कौसानी, ठीक है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, ठीक है। और इसको जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और एक बार यही सेम क्वेश्चन SSC के एग्जाम में रिपीट हुआ था और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उड़ने वाले हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों उड़ने वाला हवाई जहाज जो है इसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। कैसे? दोस्तों जब एरोप्लेन
जो है ये ग्राउंड से ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा की वजह से उठता है, और जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो वो गतिज ऊर्जा की वजह से उड़ता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं हवाई जहाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो देखो दोस्तों, जो गुरुत्वीय त्वरण है ये शून्य कहाँ पर होता है, ये पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, यहाँ से दो फैक्ट और पूछे जाएंगे। तो एक पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, ठीक है। और पूछा जाता है कि स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ पर होता है। तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। और शून्य कहाँ पर होता है, तो शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। ये तीन फैक्ट हैं, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही। अपना स्कोर ईमानदारी से कमेंट जरूर करें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो मराठा के बारे में या फिर जिस मराठा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है उसके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट डिटेल लिखता है उसका नाम मुझे याद रहता है, ठीक है। और मैं उसको समझने लगता हूं कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं कैसे जज करूंगा स्टूडेंट को, ऐसे ही तो जज करूंगा जब आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, या फिर कोई हमें फीडबैक देंगे, सजेस्ट करेंगे, तभी हमें आप लोगों के नाम याद होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको इस स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।